चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम। दूध पत्ती के प्लेटफॉर्म से बहुत अरसे बाद हमारे कमर अकील भाई और डॉक्टर उमर खालिद जो हैं आज मौजूद हैं। असल में बस हमारे मुल्क अलग अलग हैं, ये तीनों तीन मुल्क में, और दो साथी हमारे वो हैं, वो भी अभी नहीं आ सके, टाइमिंग के मसाइल हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो आज हम बात करेंगे पिछले काफ़ी दिनों से जो बात हो रही है, बात चल रही है, जो पाकिस्तान ने युद्ध जीती है इंडिया के साथ, यानी कि जंग जीती है और हकीकत मानों में सबको सरप्राइज किया है। अच्छा, इसके बहुत सारे एलिमेंट है जिसपे बहुत सारी बात हुई हुई, मीडिया बात कर ही रहा है, सफारती जीत हुई हमारी। हम सोशल मीडिया पे जीत गए, हम जो है बैटल में तो जीते ही जीते, सब कुछ किया। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे बहुत कम बात हो रही है, मत क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं, वो ये है कि साइबर वॉर में जिस तरह से हमने हराया है ना इंडिया को। अच्छा, एक बात उमेर और कमर, मैं आपसे कहूंगा, हम सब 90s के हैं ना। तो जब हमारा ब्रॉडअप हो रहा था 90s से, जब हमारा ब्रॉडअप, तो शुरू से ही हमारे दिमागों में ये भरा हुआ था, भरा हुआ है बल्कि, कि इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। बेंगलुरु उनका एक आईटी सिटी है, और वहां पे जो ना बहुत जबरदस्त आईटी का काम होता है, और आईटी में वो बहुत आगे, और ये है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 250 बिलियन से ज्यादा का उनका आईटी का एक्सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने सरप्राइज, मुझे लगता है इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे ज्यादा सरप्राइज है ना, जो हमारे नौजवानों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए खासतौर पर सीखने वाली बात है, कि साइबर में जो हमने उनको डिफीट दी है ना, और जिस तरह से हमने जाके उनको मारा है साइबर में, वो बहुत जबरदस्त है। ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उमर खालिद हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी में, जिन्होंने पीएचडी की है और एक बड़ी अच्छी कंपनी में बाहर जॉब भी कर रहे हैं। तो ये हमें उसका पूरा अहवाल बताएंगे कि क्या बेसिकली पाकिस्तान ने कहाँ जाके दुनिया को जो सरप्राइज किया है, और इंडिया को तो किया ही, हर दुनिया को सरप्राइज किया है। हम भी सरप्राइज हो गए। तो ये साइबर वॉर पाकिस्तान ने कैसे जीती है, जरा उमेर भाई प्लीज जरा इस पे रोशनी डालें कि ये क्या था और कैसे हुआ ये। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, और जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से हम काफ़ी अरसे के बाद मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। आखिरी बार जिन्होंने सुना होगा उन्होंने हमारी कुछ यंग शक्लें देखी होंगी, और अब थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ थोड़ी सी एजिंग भी हो रही है। लेकिन चले कोशिश करते हैं। ज़रा ये टॉपिक ज़रा टेक्निकल है और बोरिंग है, कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा इसको लाइट मूड में एक रखें। अच्छा, आपने बिल्कुल जो बिगनिंग में बात की, वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया को समझा जाता है पूरी दुनिया में कि आईटी का एक हब बनता जा रहा है, और पूरी दुनिया की कंपनीज आके आईटी में invest भी कर रही हैं इंडिया में। फिर इंडिया ब्रेन एंटर है। तो फिर ये साइबर वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को भी कंपेयर करें, पाकिस्तान की $2 बिलियन से $3 बिलियन की इंडस्ट्री है, इंडिया की $150 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो इतना बड़ा गैप है। तो फिर पाकिस्तान को कहाँ पर, अगर किसी जगह पर एज मिला है तो कहाँ मिला है? ठीक है, अभी हम जरा जिक्र करेंगे पहले तो ये क्लेम्स का। कि सबसे पहले तो बेसिक क्लेम ये होगा ना कि आप इस अजम्पशन के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं शायद कि पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो क्लेम्स तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, पाकिस्तान के तो क्लेम्स ही गलत हैं। तो उन क्लेम्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अगर इसको समेटा जाए डिस्कशन को कि कहाँ पाकिस्तान का, तो आप अगर इंडिया का पूरा वॉर का डॉक्ट्राइन देखें, तो इंडिया का पूरा वॉर का डॉक्ट्राइन ये होता है कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना है। और पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली इंडिया का जो पूरा जो एक नैरेटिव चल रहा है, वो तो ये चल रहा है कि हम भारत बांग्लादेश में भी जाके कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान में भी कब्जा कर लेगा, उसके बाद अफगानिस्तान निकल जाएगा। बाकी ये नेपाल, बर्मा और श्रीलंका, ये तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएंगे। बाकी जो दुनिया की ताकतें हैं वो हमारे, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी हमारी तिजारत है, उनकी तो हमें सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब यही सारा नैरेटिव जो है ना इनका, साइबर वॉरफेयर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। इंडिया इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना बड़ा साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर का हब होने के बावजूद, जो इंडिया का जो फोकस है वो इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप बाहर कहीं लोगों से बात करें, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस के अंदर, अगर जो लोगों के पास स्कैम कॉल्स आ रही होती हैं ज्यादातर, वो इंडियंस की तरफ से आ रही हैं, वहां जहाँ जहाँ लोगों की वेबसाइट्स हैक हो रही हैं। तो इंडिया का के जो प्लेइंग स्पेस है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बावजूद इसके कि इंडिया के पास 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज भी हों, पाकिस्तान का फोकस बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान का इस वक्त जो जिस हालत में पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दुनिया को तस्खीर करने का कोई प्लान नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है ऐसे। पाकिस्तान का ख्वाब बस इतना है
कि अपनी जो टेरिटरी है वो बचानी है, और वो अभी इंडिया से ही बचानी है। ठीक है, पाकिस्तानियों को पता है कि जिस दिन खुदा न खास्ता किसी और जगह से, किसी बड़े मुल्क से अगर कोई इस तरह की चीज होती है, तो शायद पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर उस हवाले से है भी नहीं। तो पाकिस्तान का सारा फोकस इंडिया के ऊपर, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है। ठीक है, और यही दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो भी बड़ी लिमिटेड है इंडिया के मुकाबले में। अब जब आपकी मिलिट्री रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाती हैं, तो एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पे आप फिर जाते हैं एसिमेट्रिक टैक्टिक्स के ऊपर, जिस और इन्हीं एसिमेट्रिक टैक्टिक्स के अंदर एक साइबर वॉरफेयर आती है। यानी कि इसको इस तरह से समझ लेंगे अगर आसान लफ्जों में, कि इंडिया की रिलायंस साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स के ऊपर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान के ऊपर पास है। तो पाकिस्तान की रिलायंस ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान का फोकस भी उस तरफ बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क चला रहा है। ठीक है, एक तो फर्क आपका ये आ गया कि फोकस इंडिया और पाकिस्तान का कहाँ है। और दूसरा जो फोकस मेरे ख्याल से बड़ा डिफरेंस आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया में, वो डिस्पाइट द रिसोर्सेज, वो आ जाती है चाइना की पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट। और जो कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि चाइना के पास बहुत सी रिसोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड। हम हाँ, तो उसमें फिर हम ये बात भी करेंगे कि चाइना ने पॉसिबली कहाँ कहाँ पाकिस्तान को हेल्प किया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये दो बड़ी चीजें हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे, बड़े कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक साइबर मिलेशियाज चल रही हैं। मेरे पास कुछ, बल्कि कुछ नाम भी आए थे, अभी मैं आज थोड़ा सा इसके नोट्स ले रहा था। तो टीम इंसेन पीके है, APT36 है, बड़े बड़े साइब, ये डिसेंट्रलाइज हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट कंट्रोल नहीं करती इनको, ये अच्छा सिर्फ उमर, वॉलेंटरली। यहाँ पे मैं जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं। मतलब हाँ, जी आपकी बातें बिल्कुल सारी दुरुस्त हैं। मैं जो जिस बात पे हम फोकस कर रहे थे कि जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक अलग से साइबर विंग बनाया है, जो कि पूरे साइबर वॉर को जिसने कंट्रोल किया। और जो खबरें आ रही थी, अब उसमें पता नहीं कितनी सदाकत है, कि 70% इंडिया हमने ब्लैकआउट कर दिया था। हमने उनके मिसाइलों, उनके जो कॉकपिट में पायलट आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे वो हमने सुनी। बल्कि DGISPR ने उसको चलाया भी अपने ब्रीफिंग के अंदर। और मिसाइलों के हमने जो सिग्नल्स थे उनको इंटरसेप्ट करके मिसाइलों का रुख चेंज कर दिया, ड्रोन्स। तो ये जो सारा है, इस पे भी थोड़ी सी बात कीजिएगा जी, कंटिन्यू करें आप। जी जी। अच्छा, ये दो दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक तो आपका जो कॉमन इंटेलिजेंस यूनिट और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो आपके सारी रेडार की कम्युनिकेशन और पूरी जो आपका एवॉक सिस्टम है, और ये सारी आपकी इंटेलिजेंस चल रही है, जो कि इस एयर स्पेस में चल रही है, और वहां पर आप सारे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके उनकी कम्युनिकेशन को कर रहे हैं। दूसरा आपका इंटरनेट, जो आपका नेटवर्क है, उसके एंड पे चल रही है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जब होती है ना, तो एक बड़ा एक आप समझ लें कि ये काइनेटिक एक एक्टिविटी होती है, कि आपकी एक तरफ से मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है, और दूसरी तरफ से आपकी साइबर साइबर अटैक की एक्टिविटी चल रही है। और दोनों जब ये कोऑर्डिनेट करती हैं, तो एक बड़ा एक शॉकिंग इफेक्ट होता है, खास तौर से उस दुश्मन के लिए जो जंग स्टार्ट ही इस मफरूजे पे कर रहा है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जितना इनके मीडिया के अंदर एग्जैजरेट किया जाता है, इनकी मिलिट्री इतनी अनअवेयर नहीं होगी, उनको मालूम है कि पाकिस्तान की क्या ताकत है। लेकिन आपको पता है कि जो वॉर के डिसीजंस होते हैं, ये बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। और खास तौर से इंडिया जैसे मुल्क में, जहाँ पे मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, वहां पर जो इस तरह के डिसीजंस हैं, वो जितना ज्यादा इंटरनल प्रेशर आ जाता है, और अपनी मिलिट्री के लिए वो इतने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर देते हैं, कि जहां पर वो अपनी मिलिट्री को यहाँ पर रख रहे हैं और दूसरी जो मिलिट्री है उसको बिल्कुल नीचे लेकर आ जाते हैं। तो अब वो इंटरनल प्रेशर सस्टेन करना और उसकी बुनियाद पे एक स्ट्रेटजी बनाना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेशंस बड़ी रियलिस्टिक होती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की अगर आप स्ट्रेटजी देखें, तो वो बड़ी इंडिपेंडेंट और एक बड़ी रैशनल स्ट्रेटजी बनती है। तो ये जो वॉर के डिसीजंस होते हैं ना, चाहे वो साइबर अटैक्स हो चाहे वैसे हो, लेकिन वो हमेशा इंसान ही ले रहे होते हैं, वो अभी तक ऑटोमेट नहीं हुए हैं। ठीक है, चाहे जितने बेहतरीन आपके टूल्स और सिस्टम टेक्नोलॉजीज आ जाए, जब वो इंसान डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो उनका एक साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है उस सारी स्ट्रेटजी को बनाने में। अगर ये वॉर के डिसीजंस किसी तरह से ऑटोमेट हो जाए, तो हमेशा रैशनल डिसीजंस हो, और शायद ये ज्यादातर ये वॉर्स हो ही ना।
क्योंकि ये किसी के भी फेवर में नहीं जाती, ठीक है, ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। तो यही एक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नजर आती है, जो इंडिया को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा, कि उन्होंने ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने लिए सेट कर दी थी कि जैसे दूसरी तरफ कोई फलस्तीन या अफगानिस्तान या सोमालिया नाइजीरिया जैसा मुल्क बैठा हुआ है, और उसको बस जाके मसलना है, और आपने बस मिसाइल फेंकने हैं, और बस आजाद कश्मीर है, पहले आजाद कश्मीर में घुसना है, फिर लाहौर में घुसना है, फिर इस्लामाबाद में घुसना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया की मिलिट्री के लिए अगर मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखूं तो उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था ये। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि इनके जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यूनिट्स वगैरह बनाए हुए थे, वो यकीनन इंडिया ने भी बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ऐसे कोई यूनिट्स मौजूद नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल से जो दो एजेस थे वो यही था कि एक तो ये जंग पाकिस्तान, ज्यादातर जंग पाकिस्तान की बॉर्डर के ज्यादा करीब हुई है, जहां पर पाकिस्तान के जो जैमर्स हैं, पाकिस्तान के इक्विपमेंट, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता था। पाकिस्तान को डिफेंड करना था, पाकिस्तान के कोई ऐसे एम्बिशंस नहीं थे कि इंडिया में जाके इंडिया का कोई इलाका फतह करना है। और फिर पाकिस्तान को मेरे ख्याल से उसी बॉर्डर के करीब पॉसिबली चाइना से एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है, जिससे एक बड़ा एक अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ है, जिससे मेरे ख्याल से इंडिया को सरप्राइज मिला है। यहाँ पे एक जरा टेक्निकल सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो ये पायलट्स की जो कम्युनिकेशन होती है ये आपस में, और या नीचे जो ग्राउंड पे कम्युनिकेशन होती है, ये तो कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जो कि डेडिकेटेड होती है इनके लिए ना, इनका अपने मिलिट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके डेडिकेटेड होती है। तो अगर पायलट कोई कम्युनिकेशन नीचे कर रहा है उसको इंटरसेप्ट करना, या वो आपस में जो बात कर रहा है उसको इंटरसेप्ट करना, जो कि एक बिल्कुल डेडिकेटेड और ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगी, उसको इंटरसेप्ट करना, मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ा कारनामा है। अगर ये जो कि ऑडियो चलाई गई है ब्रीफिंग के दौरान कि पायलट्स की आपस की कम्युनिकेशन और उनके जो ग्राउंड पे जो कम्युनिकेशन हो रही थी इंडियन पायलट्स की, वो हमने इंटरसेप्ट की, तो फिर तो ये सारा गेम ही उलट दिया ना आपने। तो वो जो है कारनामा, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा कारनामा है, और ये इस पर जरा रोशनी डाले। जी, अटैक होता है ना, तो वो किसी ना किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, इनका जो मेन चैनल होता है, कम्युनिकेशन चैनल, जब आप मेन चैनल को हिट करते हैं तो ये फॉल बैक चैनल्स पर आते हैं, और फॉल बैक चैनल हमेशा लेस सिक्योर होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि आपके पास कभी कभी ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसकी बुनियाद पे आप इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होते हैं, वो आप डिकोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपने को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी ये चीज होती है कि कभी कभी ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, कि कभी बहुत पैनिक की सिचुएशन होती है, क्लियर टेक्स्ट के मैसेजेस हो जाते हैं, कभी जो इनके कोड है, इनकी कम्युनिकेशन हो रही है तो वो बड़ी इनक्रिप्टेड और बड़ी सिक्योर होगी, लेकिन राफेल अगर किसी और प्लेन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वहां पर फिर भी वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज हैं, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी इंटेलिजेंस अगर आपके दुश्मन के पास हो कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको अगर एक्सप्लॉइट कर दे, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि उनको एग्जैक्टली पता था कि इंडिया क्या यूज कर रहा है, और फिर उस हिसाब से मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जितने जल्दी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, उसमें तैयारी बहुत अच्छी नजर आ रही थी पीछे, कि आप ये सारी चीजें प्री बैटल कर चुके थे, जी बिल्कुल बिल्कुल। इनके मैं एक्सप्लॉइटेशन। मैं तो उमर भाई और कमर भाई, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि 120-25 जहाजों की डॉग फाइट 1 घंटे तक, वो जो फजा में है 120-25 जहाज आपस में किस तरह से, कौन कोल्ड है कौन हॉट है कौन वापस जा रहा है, और दूर दूर से जिस तरह से वो फाइट हो रही थी, तो वो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। वो तो बहुत बड़ी केस स्टडी है, दुनिया इस पे आइंदा आने वाले के वक्तों में करती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जहाँ पे ये मात दी है ना, वो यही मात दी है कि उनके जो डेडिकेटेड जो चैनल्स आप जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको जो एक्सेस करना था ना, जो पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने, पीएफ वालों ने जो किया है, वहां पर जाहिर बात है जब आपने उनकी अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन सुन ली फिर तो सारा गेम ही उलट हो गया ना। तो ये मुझे क्या लगता मैं है। आपको एक बड़े इसके अंदर मजे की बात बताऊं, वकार भाई, वैसे कमर भाई को भी मौका मिलना है अभी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम साइबर से बाहर निकलते हैं तो कमर भाई अभी इसके अंदर करेंगे। एक इसके अंदर बड़ी कंफर्म, मैंने क्योंकि आज मैंने काफी सारे सोर्सेस खंगाली, आपको पता है दोनों तरफ से क्लेम्स बहुत हाई हैं, तो मैंने बड़ी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से किया कि कंफर्म्ड क्या चीज है, कि जो चाइना का एक वीडियो सिस्टम है, और वो वीडियो सिस्टम क्या करता है कि वो मिलिट्री लेवल की आपको सर्विलेंस, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस देता है, दैट इज अबव
जो उनका जीपीएस या GLONASS सिस्टम है, उससे ज्यादा दे रहा होता है। और वो इतनी प्रिसिशन होती है उसकी कि वो उसकी प्रिसिशन भी 1 मीटर तक की होती है। और फिर वो आपको पूरी सर्विलेंस भी देता है, और बहुत आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज भी देता है सैटेलाइट से, और उस कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो चाइना के पास ये जो उनकी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पास ये सारी मालूमात है। अगर तो पाकिस्तान और चाइना का कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो कि ऑब्वियसली वो कभी भी इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई ओपन डिक्लेरेशन नहीं होती, लेकिन अगर है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहां इसमें इसमें कमल भाई मैं से आपको काटूंगा, इसमें हमारी एक इसमें पाकिस्तान को इसमें हेल्प हमारी मिली है। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंडिया का तो पक्का अलायंस है इसराइल के साथ ना, पक्का पक्का मतलब हर लिहाज से ना। बल्कि हमने तो ये भी सुना था कि पिछली जंगों में इसराइली पायलट्स भी जो है ना वो इंडियन के जहाज़ों में उड़ते थे और वो सारा। तो इंडिया को तो बहुत, और इसराइली जो टेक्नोलॉजी है वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत आगे है, हर लिहाज से आगे है। तो अगर इंडिया डायरेक्ट इसराइल से हेल्प ले रहा था, तो जो हेल्प हमारी चाइना ने हमारी की है अगर ये कम्युनिकेशन को ब्रेक करने में, तो वो हेल्प इसराइल क्यों नहीं कर सका इंडिया की? ये सेशन जो है ना, आपने अरेंज कर ही लिया, तो आपको बहुत मुबारकबाद। अच्छा, उस उसके ये जो सवाल है ना आपका, इसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं समझता हूँ ना, वो है जोग्राफिया। फॉर एग्जाम्पल, चाइना जो है ना, ये तो चाइना का जो है ना मुकाबला वो अमेरिका से है। और तीनों के ऊपर जैसा भी उसने शो किया है। लेकिन ये जो आपको जो जब आपका लैंड जब होता है ना, जब वो अटैच होता है उस कंट्री के साथ जो आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमेरिका भी हेल्प कर रहा होता है ना, तो आपको वो उस तरह का हेल्प नहीं मिल सकता ग्राउंड पे जो चाइना क्योंकि आप कह रहे हैं चाइना बिल्कुल बराबर में है, तो चाइना ने जो हमारी हेल्प की वो कोई दूसरा मुल्क जो बहुत दूसरी किसी ज्योग्राफी में है वो उस तरह से आके हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन सवाल फिर वही है क्योंकि आपका लिंक ब्रेक हो रहा है कि इसराइली टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत आगे है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी की बात थी वो तो फिर इसराइल के इंजीनियर्स भी आ सकते थे, उनके तो इक्विपमेंट्स आ सकते थे। एक इसराइल। हेलो। जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक वकार ड्रॉप हो गए शायद। अच्छा, हाँ, तो मैं वही कह रहा था अपना, उमर भाई, कि यहाँ पे जो जो चीज हुआ है ना, वो ये हुआ है कि एक तो पाकिस्तान को जो नेबर होने का चाइना का उसका एडवांटेज था, ठीक है ना। और और पाकिस्तान का जो इंडिया सेंट्रिक जो हमेशा से एक डिफेंस रहा है, उसका भी बहुत बड़ा वो था। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी जो है ना इंटरनली तौर पर बहुत ज्यादा मसरूफ थी और लोग समझते थे, लेकिन इसने जो सरप्राइज दिया है कि हम लोग अच्छा, ये सब चीजें मीडिया में भी नहीं आती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटेलिजेंस भी सही रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी प्रिपरेशन क्या है, तो उन तमाम चीजों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो है ना उसको एडवांटेज मिला है, और पाकिस्तान ने वाकई में सरप्राइज किया है कि यार ये साइबर को इस तरह से को हम इस तरह से हम कैश करा सकते हैं, और सरप्राइज कर दिया। क्योंकि आपने एक चीज रिटेलिएट किया, तो उसके बाद जो है ना उसने उसने जवाबी हमला नहीं किया, उसके बाद उसको सीज फायर के लिए जाना पड़ा, ठीक है ना, जो भी कॉन्स्पिरेसी है कि उसने। तो उसके बाद ये है कि जब इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान की तरफ से आ गया था, तो उसको तो उनके तो इज्जत का और उनका पॉलिटिक्स का, वो पूरा बीजेपी की जो पॉलिटिक्स होती है कि पाकिस्तान के ऊपर वो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एक खुदकुशी की बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इस तरह से लॉक कर दिया था, और इस तरह से तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो फिर वो सीज फायर की तरफ चले गए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान ने जो है ना एक सरप्राइज दिया है, और ये अच्छा है कि जो मॉडर्न वारफेयर के हिसाब से अपने आप को उसने प्रिपेयर किया कि कहाँ पर क्या हो सकता है। और मेरे ख्याल में अभी इसको बिल्कुल बिल्कुल, ये कमर, ये क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से जो इंडिया को सबसे बड़ा, जो अभी वकार बात कर रहे थे,
मेरी आवाज आ रही ये है, देखिए आप इसके लोगों को अंदर मेरी एक तो आवाज आ रही टेक्निकल फैक्टर है। जी जी, है? बिल्कुल आप, मुझे जी। आपकी आवाज आ रही है। और अच्छा, मैं जरा समअप करूंगा, मतलब मैं एक और यहाँ पे एक मिथ और भी थी बड़ी जबरदस्त, कि इंडिया का मीडिया बहुत आगे है, उनका जो सोशल मीडिया और मीडिया बहुत आगे है। तो उनके मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, सोशल मीडिया को जिस तरह मात हुई है, और जिस तरह, अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जिस तरह उन्होंने झूठ बोले हैं, मतलब एक ऐसा झूठ कि मैं बोलूं यार कमर आपके घर पे बम फट गया है, तो यार ये झूठ कितनी देर तक कायम रह सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा? अब कोई अगर बोले कि यार पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट तबाह हो गई है, तो यार ये झूठ बोल के आप कितने देर ये झूठ चल जाएगा? 2 घंटे चल जाएगा, 3 घंटे चल जाएगा, फिर कोई बंदा वहां रह रहा होगा, लाखों लोग आसपास रह रहे हैं, जाके वीडियो बना के डाल देगा यार कोई। तो ये इस तरह का झूठ बोलने का उनको क्यों, उन्होंने झूठ बोला और उससे उनको क्या हासिल हुआ? मेरी तो ये समझ से बाहर है। बारी बारी आप दोनों इस पर रिस्पॉन्ड करें, कि मुझे तो समझ अच्छा। प्रैक्टिस सुन अच्छा के। वकार, हाँ वकार, अगर आप जो है ना, अगर आप आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल आपने सही बात कहा। अच्छा, ये जो है ना, ये पाकिस्तान के फेवर में गया है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा, जब वो उनका मीडिया सुन रहे थे, तो थोड़ा सा वो जाहिर सी बात है, एक गुस्सा आता है इंसान को कि यार ये किस तरह के झूठे, इस दौर के अंदर नहीं नहीं, मैं किस ये तरह नहीं की कहता झूठे फेवर में नहीं गया, झूठ। टोटल हमारे ही फेवर में गया है। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है। वो एक्चुअली में आप, ये एक्चुअली में एक जहनियत होती है, जब आप बहुत ज्यादा प्राउडी हो जाते हैं, बहुत आप समझते हैं कि यार हम जो भी कर लेंगे ना, ये इंडियन मेंटेलिटी है। आप क्रिकेट में देख लें इनको, आप उसमें देख लें, इनके जो ऑडियंस है, वो समझते हैं कि बस वो शुरू करते हैं और वही खत्म। और वो यही समझते हैं कि शुरू वही करते ये हैं, खत्म भी वही करते हैं। सही है। जो है ना, वो सारी घास खा रही थी मांस पे। किसी ने भी इनको लिफ्ट नहीं कराया। इनके आगे, इनको सपोर्ट किसने दिया है? कौन इनके साथ आके खड़ा हुआ? सही अमेरिका बात। देख ले, बर्तानिया देख आप ले, कमर भाई, आप कनाडा में बताएं, कनाडा में क्या हालात फ्रांस रहे देख वहाँ ले, पे कोई भी पाकिस्तानी, नहीं था। वजह पाकिस्तानी ये मीडिया कैसे, क्या रहा कुछ कनाडा में, कुछ बताएं। पानी पाकिस्तान ने अपने तमाम कार्ड अभी भी शो नहीं किए, सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाई वो पाएगा। और पाकिस्तान को इसको मेरे ख्याल में इसकी तैयारी भी करनी चाहिए, और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। यहाँ पे आके हमें सुकून से बैठ नहीं जाना चाहिए, मतलब किसी भी लेवल पे जो है ना, हमें अपनी प्रिपरेशन को करते रहना चाहिए। अच्छा, जी एक जी। सवाल, हाँ, एक सवाल मैं जरा उमैर भाई से जाते जाते एक और भी ये पूछ लूं। तो अब तक ये टेक्नोलॉजी, उमैर भाई, टेक्नोलॉजी ये रिवील हुई है कि पाकिस्तान ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है? ये साइबर पूरे, जो पूरा जो ये साइबर का एपिसोड चला है, इसके अंदर हमने कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, किन प्रोटोकॉल्स पे? कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है कि जो हम्म। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं? से बात, वेबसाइट और उनकी बड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अफेक्ट हुए हैं। ये मैं पाकिस्तान की क्लेम्स की बात नहीं कर, पाकिस्तान की क्लेम्स तो बहुत हाई हैं, 70% आपके ग्रिड स्टेशन और वो सब कुछ, और वो कोई 2,500-3,000 डिफरेंट उनके सोर्सेज हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। ये 150 हुए हैं जो इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किए हैं, और बड़े क्रिटिकल हैं ये। तो इसके लिए बॉटनेट्स क्या होते हैं बेसिकली? बॉटनेट्स ये होते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज आपका कोई कोई डिवाइस होती है, उसके थ्रू
क्लाउड को यूज करते हुए, जैसे कि AWS का क्लाउड आप यूज कर सकते हैं, एजोर का क्लाउड यूज कर सकते हैं, और वहां से आप एंटर होते हैं, अपने कुछ डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, आप अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के, और उसके अंदर आपके फिर डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स, वो अटैक लॉन्च करते हैं, आपका मैसिव अटैक लॉन्च करते हैं। इसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि जब तक वो डिटेक्ट होते हैं, लेकिन इसको किसी भी पब्लिक क्लाउड से करना, मैं इसीलिए चाइना की बात मैं इसीलिए कर रहा था कि पब्लिक क्लाउड से इसको लॉन्च करना बड़ा मुश्किल है, इतने मैसिव अटैक को। तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना के पास इस वक्त जो क्लाउड्स मौजूद है, जो उनकी मिलिट्री के पास, एक PLA के पास उनके अपने प्राइवेट क्लाउड्स हैं, उसके ऊपर इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और दूसरा अलीबाबा के ऊपर है। अलीबाबा मोस्ट प्रोबेबली इट्स, ऑल्दो के चाइना हर चीज को ओन करता है, लेकिन वो एक कमर्शियल क्लाउड है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से ये नहीं हुआ होगा। इसके अंदर जो एक पॉसिबिलिटी नजर आती है वो ये आती है कि PLA के इसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ है, और एक मैसिव अटैक लॉन्च हुआ है, 1.5 मिलियन जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा, एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा होगा। और उसमें होता ही है कि फिर आप डिफरेंट अटैक्स लॉन्च करते हैं, कुछ उसके अंदर से इंटरसेप्ट हो जाते हैं, उसके उसके कुछ ना कुछ रेमेडी हो जाती है, और 150 उसके अंदर सक्सेसफुल जो क्रिटिकल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हुआ है। तो ये बॉटनेट्स के थ्रू हुआ है बेसिकली, आप क्लाउड से अटैक लॉन्च करते हैं, और वो इन पैरेलल वो बहुत सारे आपके जो समझ लें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अफेक्ट करता है जाके। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस वक्त, इस तरह जो स्टेट लेवल पे जो साइबर अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं। बाकी कुछ AI बेस्ड सिस्टम्स वगैरह हैं, लेकिन वो बड़ा 1 to 1 और पर्सनलाइज किस्म के करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अभी रोल प्ले किया होगा इस तरह के मैसिव अटैक के अंदर। अच्छा, ये जो हमारा क्लेम था कि 70% इंडिया जो है वो डार्क में चला गया, तो इसमें कितना था? 70% नहीं था तो कितना था? 30% था, 50% था, क्या था? कोई एक्चुअल खबर आई है इसके बारे में? देखिए, इसको की, लेकिन ये 70% की फिगर जो है ये क्यों नहीं कर सका, आपको पता है, मैं ऑफिस देता हूँ उस अच्छा, जो किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से या दूसरी साइड से एक्सेप्ट हुई भी हो। बाकी दोनों तरफ से क्लेम्स चलते रहते हैं बहुत सारे, दोबारा बोलिएगा, वो जरा आवाज कट गई थी पॉसिबिलिटी है, इंटरनेट की। हो सकता है ऐसा दोबारा हुआ हो, दोबारा बोलिएगा लेकिन ये दोबारा। किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से मैं इसको 70% को वेरीफाई नहीं कर सका। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये 70% जो जो आप ग्रिड की बात हो रही थी ना, कि इनके ग्रिड स्टेशन जो 70% है वो कर दिए गए, ये इंडिपेंडेंट, किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने वेरीफाई किया उसके अंदर भी अगर मैं आपको थोड़े से नाम पढ़ के सुनाऊं ना, तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है इनकी, इनकी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, आर्मर्ड व्हीकल आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड है इनकी, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जम्मू में। तो ये सारे इनकी आर्मी इंस्टॉलेशन थी जिनकी वेबसाइट, फिर गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ये इनके अपने मुताबिक इसके ऊपर DDoS अटैक हुए हैं, और ये बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो चुकी थी, और इसमें से सेंसिटिव डाटा भी इनका इनका इसका इसका थेफ्ट भी हुआ है। फिर इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, टेलीकॉम एंड एनर्जी सेक्टर है इनका। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंडिया ने खुद एक्सेप्ट की हुई है कि इनके ऊपर अटैक्स हुए, सक्सेसफुल अटैक्स हुए हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा सक्सेस था मेरे ख्याल से, और ये बड़ा, और उसी टाइमिंग पे हुए हैं जिस टाइम आप एक काइनेटिक अटैक जो मिलिट्री अटैक की लॉन्च कर रहे थे, और बड़ी एक कंफ्यूजिंग और बड़ी पैनिक की स्टेट थी इंडिया के अंदर इसकी वजह से। अच्छा, लास्ट 20 सेकेंड्स हैं कमर भाई, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मोदी भिन्नाया हुआ है, को रिस्पॉन्ड करेगा? अब इसके लिए तो यार पाकिस्तानियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए तो क्योंकि अब जैसे उमर भाई ने कहा कि वो जो है ना, जब जब डिसीजन जब स्मार्टली नहीं हो रहा होता है, और AI के थ्रू या कोई रीजनेबल लोगों के थ्रू नहीं हो रहा होता है, तो फिर तो इसके तो चांसेस बिल्कुल ही हमेशा रहेंगे पाकिस्तान को। ये BJP मेंटेलिटी और ये वाला, इससे इसके लिए तो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि जैसा भी हो। लेकिन खैर हमने उस हमने वो नहीं सोचना है, हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये चीज जो है ना, आपको हमेशा करना चाहिए। ठीक है उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उमर। इंशाल्लाह सेशंस करते रहें यार। कल से PSL भी स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या है PSL कल से। तो एक अलग जज्बा होगा PSL देखने का, वो जज्बा जो खत्म हो गया था PSL देखने में कल जी जी, से PSL के ऊपर भी बात करिए, और मेरे ख्याल से इस मामले में भी, इस मामले में भी वकार हुए, दिल की बहुत सारी बातें करने को, आज तो बड़ी हमने साइबर वॉरफेयर के ऊपर बात कर ली। असल में तो दिल की बातें जो करनी है इसके अंदर, वो ये करनी है कि इंडिया के अंदर इस तरह के जो एक वॉर हिस्टेरिया बन गया है, और उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो ये एक पूरा जो एरोगेंस आ गई है,
ये पिछले 8-10 सालों के अंदर ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि कुछ हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं और बड़ी सेन वॉइसेस हैं, कुछ वो खामोश नहीं, होकर रह गई हैं वहाँ। वो उनके घर का एक बच को सोच जो देखें। डोमिनेट कर रही है उस वक्त वहां पर, माइंडसेट जो डोमिनेट कर रहा है ना, बड़ा खतरनाक है वो। नहीं, झरका बच को देखें, और भी इस तरह के दो तीन हैं, बड़े सेन वॉइसेस थी। लेकिन जो उनका मैंने देखा वो किस तरह चेंज हो गए हैं, और अजीब किस्म की गुफ्तगू, बातें करने का अंदाज, उनका जेस्चर्स, और ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन तो मतलब मैं हैरान रह गया कि यार पूरी सोसाइटी लग रहा है इम्पैक्ट हुई। पूरी सोसाइटी जो है ना, पिछले 8-10 सालों में मोदी के आने के बाद से, वो एक किस्म की, जो कमर बोल रहे थे कि एरोगेंस और एक गुरूर, और बस किसी को कुछ ना समझना, खुद ही खुद हम सब कुछ हैं, इसका शिकार हुई हुई है, जिसको कोई कोई नफसियाती बीमारी है जो पूरी सोसाइटी को लगी हुई। और बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है इस वॉर के अंदर, उस सारे सेक्टर्स बहुत बुरी तरह डैमेज हुए हैं उसके। ठीक है जी, बहुत बहुत और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से टाइम लास्ट कुछ सेकंड रह गए, कोई फाइनल वर्ड्स देना चाहेंगे आप? और ये देखें आप, ये कि ये इतना इतना बड़ा एक ये सेटबैक है उनके लिए कि चले हम तो। जी जी, चलें, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके नहीं, इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये जो मेरे ख्याल से जो इंडिया की सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन है और उनका जो डिप्लोमेटिक फेलियर है ना, इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या हुआ है इंडिया के अंदर। जी जी, हाँ, ये ये बड़ा सारा ये कमर, जंगी ये भी जुनून जो बड़ा, है ये पैदा किया। ये बिल्कुल केस स्टडी है, ये पूरी केस स्टडी है, पूरी पूरी केस स्टडी है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, एक और इतना तरक्की करता हुआ मुल्क जिसको हम इंस्पिरेशन के तौर पे ले रहे थे, वो क्यों क्यों एक जंगी जुनून में मुब्तला हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल बात करनी है जरा। बिल्कुल, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।